नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है। इसका नाम है विद्रोही एवं राज। वैसे इससे पहले के जितने भी चैप्टर है वो सभी रोशन सर स्टडी पॉइंट पे करवा दिया गया है, तो आप लोग अगर सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस चैप्टर के ऊपर मैं एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत होने की जो पूरी कहानी है उसको हमने समझा था, और ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ उसके पीछे के बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे, उसको भी हमने समझ लिया था। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो को भी आप लोग जरूर देख ले। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा 1857 के विद्रोह के दौरान जिन्होंने नेतृत्व किया था, विद्रोहियों को संगठित किया और नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, जो लीडर थे, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का कितना योगदान था। ठीक है, और अफवाह और भविष्यवाणियों को समझने के बाद हम समझेंगे कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे। ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में रहने वाला है, जिसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेता और अनुयायी, यानी कि नेता कौन थे भाई, कौन कौन से लोगों ने इस विद्रोह में अपना नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले हम दिल्ली की बात करते हैं। आपको पता है कि भाई दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। लगभग 82 साल उम्र थी इनकी। ठीक है, और इनको भी था कि भाई अगर भारत आजाद हो जाता है तो जाहिर सी बात है इनका अपना खुद का स्वार्थ था कि भाई ये दोबारा से क्या बन जाएंगे, मुगल बादशाह बन जाएंगे। तो इस कारणवश उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। दूसरा, अगर हम दूसरी जगह की बात करें, बिहार में आरा जिला है, वहां से कुंवर सिंह, ठीक है, जो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, उनकी जमीनें छीन ली थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इस कारणवश उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तीसरा जगह है कानपुर से नाना साहिब के बारे में कहा जाता है कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उनको मोटी रकम दी जाती थी, वो रकम अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस कारणवश उन्होंने इस विद्रोह में एक तरीके से अपनी भागीदारी दी। ठीक है, उसके बाद हम लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ से विरजिश कद्र। देखिए, विरजिश कद्र इस विद्रोह में क्यों शामिल हुए, तो इनके जो पिता थे, जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुपर शासन का आरोप लगा के जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या किया था, उनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया था। लेकिन वास्तव में वो काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, वाजिद अली शाह। तो उनका जो पुत्र था विरजिश कद्र, उन्होंने उसका बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं इस विद्रोह में शामिल हुए। उसके बाद हम बात करते हैं झांसी की। देखिए, झांसी यूपी में है, आपको पता है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। इसके अलावा यहाँ से एक और जो लीडर हम कह सकते हैं, तात्या टोपे ज्यादा समझदार थे, है ना। और वो उनका कहना यह था कि अगर सारे नेता लोग मिलकर अगर विद्रोह की अगुवाई करे, विद्रोह में अंग्रेजों का सामना करे, तो हो सकता है कि भारत उसी समय आजाद हो जाए, है ना। मतलब भारत आजाद हो जाता अगर सभी नेता लोग मिल के काम करते। लेकिन यार, सबका अपना स्वार्थ था, सभी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की वजह से इस विद्रोह में शामिल हुए थे, और इस कारणवश ही ये विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, और देखिए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई क्यों शामिल हुई, तो इनका जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेजों ने क्या किया, कानून बना दिया था कि भाई गोद लिए हुए पुत्र को ना आप अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते। तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके साथ ही हुआ, उनका कोई सगा पुत्र नहीं था, और आप गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकती थी। तो इस कारण उन्होंने इस नीति के खिलाफ ये विद्रोह में शामिल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर। देखो, छोटा नागपुर से गोनू एक आदिवासी था, उसने आदिवासी लोगों को संगठित किया था। इसके अलावा बड़ौद परगना की अगर हम बात करें, तो देखिए, बड़ौद परगना जो है यूपी में है, और यहाँ से शाहमल भी एक आदिवासी था, और यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनको संगठित करने का काम किया था। तो ये सब नेता और अनुयायी थे, मतलब नेता लोग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना नेतृत्व किया था, विद्रोह को आगे बढ़ाने में हेल्प की थी। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद करने हैं, और जगह का नाम भी आपको याद होना चाहिए। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब समझते हैं कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों का कितना योगदान था। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें सबसे मेन कारण अफवाहों का था, और कुछ भविष्यवाणियां की गई थी, जिस कारण ही जो आम लोग थे, सिपाही थे, किसान थे, सब इस विद्रोह में शामिल हो गए थे, है ना। मेन कारण अफवाह और भविष्यवाणियों को ही मानते हम 1857 के विद्रोह में। तो सबसे पहले हम 2 अफवाहों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली अफवाह थी कारतूस वाली घटना। आपको पता है कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया था, एनफील्ड राइफल मंगाया था, जो हमारे सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनके इस्तेमाल के लिए, मतलब जितने भी सिपाही थे उनके इस्तेमाल के लिए। अब एनफील्ड राइफल में कारतूस का इस्तेमाल होता था। अफवाह यह थी कि भाई कारतूस के ऊपर जो लेप लगाया गया है ना, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। अब ये अफवाह फैले कैसी थी, इसके पीछे एक कहानी है, आपके बुक में ही बता रखा है कि एक नीच जाति का ना खलासी होता है।
खलासी आप समझते होंगे, कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, बस या ट्रक में जो होते हैं, ठीक है। तो खलासी ने क्या किया, एक ब्राह्मण से लोटे में पानी मांगा पीने के लिए। तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, बोला अबे मैं पानी नहीं पिला रहा तेरे को भाई, क्योंकि तेरे को मैं पानी पिलाऊंगा तो नीच जाति का है, तो मेरा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा बोल दिया भाई ब्राह्मण ने। तो नीच जाति के व्यक्ति ने बोला कि भाई देख ब्राह्मण, तेरा धर्म जो है ना वो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है। बताओ क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो सिपाही है जो सेना में काम कर रहे हैं वो ज्यादातर क्या है, तेरे ही मतलब जाति के हैं, ठीक है, ब्राह्मण जाति के हैं वो सब। और तेरा जो धर्म है वो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल में लाया जा रहा है ना, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से जो अफवाह है वो फैली थी, यहीं से सबसे पहले अफवाह फैली थी, और धीरे धीरे पूरे अवध में, पूरे यूपी में, उत्तर भारत में ये अफवाह तेजी से फैलने लग गई थी, ठीक है। ये आप एक कहानी बता सकते हैं इसमें। दूसरी जो अफवाह थी वो आटे वाली घटना थी। अब आटे वाली घटना में आप क्या बताएंगे कि भाई जो मार्केट में अंग्रेज लोग आटा बेच रहे हैं ना, जो मार्केट में बिक रहा है, उसमें गाय और सूअर की जो हड्डी है उसका चूरा बना के आटे में डाल के उसको बेच रहे हैं। अब ये क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसे निष्कर्ष निकलता है कि भाई हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और उनको अंग्रेजी लोग ईसाई बनाना चाहते हैं। एक अफवाह ये हो गई। दूसरी, अब हम बात करेंगे, जो तीसरा पॉइंट है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्या था? एक भविष्यवाणी क्या थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद भारत आजाद हो जाएगा। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ भैया? देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी जो है वो बंगाल में है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी। प्लासी के युद्ध में हम बात करते हैं नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला हार गया। बंगाल का नवाब था वो, और बंगाल पे ही सबसे पहले ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। अब भविष्यवाणी ये थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद भारत क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। यानी कि 23 जून 1857 को भारत क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। अब देखिए, 23 जून 1857 बहुत नजदीक आता जा रहा था, लेकिन आजादी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं, और साधु ने भविष्यवाणी कर रखी है कि भैया 23 जून 1857 तक भारत आजाद हो जाएगा। तो इसी कारण क्या हुआ, लोगों ने, सिपाहियों ने उससे पहले ही, यानी कि 10 मई 1857 को ही विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो जो ये भविष्यवाणी थी प्लासी के युद्ध वाली, वो भी एक मेन कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह के शुरू होने के पीछे, ठीक है। एक रिपोर्ट है चपाती बांटने वाली रिपोर्ट। वैसे इसके बारे में कुछ ज्यादा खास आपके बुक में नहीं बता रखा है। चपाती बांटने वाली रिपोर्ट में क्या है कि भाई एक व्यक्ति है जो कि गांव के एक चौकीदार को पहले चपाती खाने के लिए देता है। चपाती यानी कि रोटी, है ना। एक रोटी खाने के लिए दिया, उसके बाद 5 और चपाती बनवाया और उसको दिया, और उसको बोला कि गांव के अंदर दे के जाने के लिए, मतलब चौकीदार को बोला कि गांव के अंदर दे के आओ। अब देखिए, इस रिपोर्ट से ना कोई खास जानकारी अपने को मिलती नहीं है। इतिहासकारों ने अभी तक कोई राय अपना नहीं दिया है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। हम भी तो एक इतिहासकार ही है ना यार, हम भी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है कोई कोड हो, 5 की संख्या, कोई कोड हो, कोई सूचना का आदान प्रदान हो रहा हो, है ना। इस कारण ये चपाती बांटने वाली घटना देखने को मिल रही थी। या फिर हो सकता है कि कहीं विद्रोही छुपे होंगे, वहाँ तक भोजन वगैरह पहुँचाने का ये प्रोग्राम रहा होगा। कुछ इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ भाई विद्रोह की रणनीति वगैरह बनाई जा रही है पहले से, ठीक है। तो ये भी चपाती बांटने वाली रिपोर्ट में आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग अफवाहों और जो भी भविष्यवाणियां जो थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अफवाहें फैलाई गई थी, उसमें विश्वास क्यों कर रहे थे। देखिए, आप किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाई जाती है तो उसमें विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा कुछ कर सकता है ना। तो अंग्रेजों के बारे में जो भी अफवाहें 1857 के दौरान फैलाई गई थी, उस पर लोग विश्वास इसलिए कर रहे थे क्योंकि 1820 के दशक के आसपास से ही अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनानी शुरू कर दी थी। भारतीय समाज को सुधारना चाहते थे वो। पश्चिमी जैसे देश है ना, यूरोप की तरह बिल्कुल भारत को बनाना चाहते थे, और इसके तहत 1820 के दशक से ही बहुत सारी नीतियां अपनाई गई। तो उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बहुत सारी नीतियां थी। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, भारत में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, जहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया जाता था, है ना। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाता था, भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। तो इस कारण भारत के लोग नाखुश थे, नाराज थे अंग्रेजों से, है ना। एक कारण तो ये बता सकते हैं। दूसरा कि यार सती प्रथा को खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। भारत की बहुत ही प्राचीन प्रथा थी, आपको पता है। सती प्रथा में क्या होता है कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी चिता में
पत्नी को भी जला दिया जाता था। लेकिन भारत के लोग तो भाई इसको अच्छा मानते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रथा को खत्म कर दिया। 1829 में कानून बनाया गया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इस कारण भी भारत के जो पुरुष थे, पुरुष प्रधान समाज था हमारा शुरू से ही, और वो सब नाराज हो गए। इसके अलावा विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी। अब हमारे समाज में तो ऐसा था कि पुरुष तो भाई 4-4, 5-5, 10-10 जितनी मर्जी उतनी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन विधवा औरतें शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। क्योंकि भाई सती, कई बार तो सती हो गई, कई बच भी गई तो शादी करने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या किया, विधवा विवाह को भी मंजूरी दे दी। इस कारण भी हमारे जो देश के जो रूढ़िवादी जो पुरुष थे वो खिलाफ हो गए उनके, है ना। इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश करते थे अंग्रेज लोग, या फिर पैसे देते थे, पैसों की लालच दिया करते थे, लालच देके ईसाई बनाने की कोशिश करते थे, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। तो इस कारण भी लोग नाराज थे इनसे। ये सब 1820 के दशक की नीतियां है भाई। 1820 के दशक के आसपास से ही ये सब काम अंग्रेजों ने करने शुरू कर दिए थे। और एक और पॉइंट आप बता सकते हैं, दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसमें वो क्या करना चाहते थे, भारतीय इलाकों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, और इस कारण दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया। अब दत्तकता मतलब क्या होता है कि भाई गोद लेके आप क्या कर सकते हो, किसी भी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हो, अगर आपका कोई खुद का सगा उत्तराधिकारी नहीं है, सगा पुत्र नहीं है तो। लेकिन अंग्रेजों ने इसको गलत घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। बोल दिया कि भाई अब कोई भी राजा अपने साम्राज्य, कोई भी मतलब इलाका है, ठीक है, कोई भी रजवाड़ा है, कोई भी राज्य है, वहां पे अगर उसका सगा उत्तराधिकारी नहीं है ना, तो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है कोई भी। और इस कारण सतारा जैसे इलाके, सतारा आपका जो है वो महाराष्ट्र में है, झांसी की बात करें यूपी में, इन सभी इलाके को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ के लोग नाराज थे, यहाँ के नवाब नाराज थे, यहाँ के जो राजा है वो नाराज थे, और ये सभी कारण थे जिस कारण लोग अफवाहों में तुरंत विश्वास कर लेते थे। कोई भी अफवाह अंग्रेजों के बारे में फैला दी गई ना, तो उस पर चुटकियों में लोग क्या करते थे, विश्वास कर लिया करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग अफवाहों में विश्वास क्यों करते थे उसमें बताएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर जरूर करना यार। शेयर करोगे जब भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा, है ना, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे और तेज़ी से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना यार। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।